Hello students, this is class 11th. Welcome to class 11th and today we are starting the chapter with indifference curve analysis and the topic marginal rate of substitution. What is marginal rate of substitution? That is, we have studied this in the previous video. Marginal rate of substitution is the rate at which rate we have sacrificed any commodity to use the additional unit of other commodity. किसी भी गुड की अदर कमोडिटी का यूज़ करने के लिए या एडिशनल कमोडिटी का यूज़ करने के लिए आपको जो फर्स्ट कमोडिटी है उसकी आपको जो क्वांटिटी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, जिस रेट से सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड द मार्जिनल रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो इसका हम टेबुलर फॉर्म यानी इसका हम जो कह सकते हैं कि शेड्यूल मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल है वो हम देख रहे थे. तो इसको देखते हैं. कॉम्बिनेशंस एंड एक्स वाई कमोडिटी. यहाँ पर हम कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं. कॉम्बिनेशन ए बी सी डी एंड ई. यहाँ पर कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई. कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई एंड सेटिस्फैक्शन. और यहाँ पर हम देखेंगे MRSXY मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. कमोडिटी एक्स के जो हमारी जो यूनिट्स हैं वो कंटिन्यूसली हम इंक्रीज कर रहे हैं. 1, 2, 3, 4 एंड 5. कमोडिटी की वाई की हम पहले 30 यूनिट्स, देन हम 25 यूनिट्स, देन 21, देन 18 एंड देन 16. तो सेटिस्फैक्शन फिर भी हमें सबसे क्या मिल रहा है? इक्वल. ये कह सकते हैं हम. अब देखिए हम MRSXY जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. भाई इनके बीच में जो रेशियो है यानी कि MRSXY का फॉर्मूला होता है डेल वाई अपॉन डेल एक्स. तो डेल वाई कितना है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम निकाल ही नहीं सकते, डैश आएगा क्योंकि उससे पहले का हमें नहीं मालूम. डेल वाई मीन्स चेंज इन वाई कमोडिटी. अब देखिए यहाँ पर चेंज इन वाई कमोडिटी कितना आ रहा है? 30 माइनस 25, सॉरी 25 माइनस 35 का चेंज आ रहा है. तो यहाँ पर आ जाएगा 5:1, देन 4:1, देन क्योंकि यहाँ पर 1 का चेंज आ रहा है और यहाँ पर 3:1, देन 2:1. तो ये हो गई हमारी MRSXY मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ये हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गया. अब इसका जो स्लोप है वो हम कैसे निकालते हैं? देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो x की कमोडिटी को इंक्रीजिंग कर रहे हैं हम सेम यूनिट यानी कि x कमोडिटी की एडिशनल यूनिट का यूज़ करने के लिए आपको y कमोडिटी की कंटिन्यूसली थोड़ी थोड़ी जो कम यूनिट्स हैं उनको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है. यानी पहले आपने इसकी 1 कमोडिटी का यूज़ करने के लिए इसकी 5 यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया, देन इसकी नेक्स्ट कमोडिटी का यूज़ करने के लिए आप इसकी 4, फिर 3, फिर 2, फिर ऐसे 1. इस तरीके से आपको इसका जो सेक्रीफाइस है वो करना होगा. अब हम बात करते हैं इसके स्लोप की कि इसके स्लोप को हम कैसे फाइंड आउट करें वो देखते हैं. स्लोप के लिए आपको सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना होगा. स्लोप ये हमारा हो गया यहाँ पर डायग्राम इसका. यहाँ पर हम लेंगे x गुड यानी कि गुड x और यहाँ पर हम लेंगे गुड y. अगर हम इस जो भी हमने जो कमोडिटी है उसकी सेटिस्फेक्शन को देखा तो इस तरीके से हमारे डायग्राम जो ये आएगा यानी कि ये हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो इस तरीके से बनेगा. मीन्स आपकी एक x कमोडिटी है वो आप इतना यूज़ कर रहे हैं तो y को इतना. जैसे ही आपने y की कमोडिटी को इंक्रीज़ किया तो आपको x की कमोडिटी को डिक्रीज़ करना पड़ेगा. या फिर आपने y को x को इंक्रीज़ करना चाहा तो आपको y को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज़ करना पड़ेगा.
तो ये y1 y2 ये x1 x2 a b और ये c हो गया हमारा। अब देखिए हम स्लोप निकालते हैं, हम इसकी बात करते हैं। मान लीजिए ये है स्लोप, तो देखिए ये एक ट्राइंगल है, हमने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। ट्राइंगल जो है उसका स्लोप निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनस। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाइपोटेनस अपॉन यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यानी कि ए बी इसका स्लोप है, यहाँ से यहाँ तक ए बी है। ए बी का स्लोप निकालने के लिए इसको मैं ई लिख देती हूँ या इसको मैं ओ लिख देती हूँ। ओ लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, इसको हम डी लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए डी अपॉन बी डी। अब ए डी जो है, ए डी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, y से y1 y1 और जो बी डी की वैल्यू है वो क्या होगी x1। तो y1 को हम किससे शो कर सकते हैं, डेल y से, और x1 को हम डेल x से। तो डेल y अपॉन डेल x ये होगा। यहाँ पर हम इसमें माइनस का साइन भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज जो y की जो रेट है वो कैसी है, डिमिनिशिंग है। तो ये हो गया हमारा क्या, स्लोप ऑफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये डिक्रीज कैसे होती है, देखिए क्यों होती है ये डिक्रीज। जब भी हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड की डिमांड करते हैं, द वांट वो फॉर अ पर्टिकुलर गुड, जब भी आप पर्टिकुलर गुड की कोई डिमांड करते हो, इज सटाइबल, जब वो सेटिस्फाई हो जाते हो, व्हेन अ कंज्यूमर हैज़ मोर ऑफ इट। अब जब कंज्यूमर को उसकी ज़्यादा डिमांड है, हिज इंटेंसिटी ऑफ वांटेड फॉर डिक्रीज, तो वो धीरे धीरे सेटिस्फाई होता जाता है, तो वो अदर गुड को कम सेक्रीफाइस करना चाहता है उस गुड की एक यूनिट एक्स्ट्रा के लिए। क्यों, क्योंकि अब वो धीरे धीरे क्या हो चुका है, सेटिस्फाई हो चुका है। अब वो जब वो धीरे धीरे सेटिस्फाई हो चुका है तो उसकी गुड की जो वैल्यू है वो उसके लिए पहले जितनी नहीं रही। तो अब वो पहले जितनी जो क्वांटिटी उसने जितनी सेक्रीफाइस की थी, अब वो उतनी क्वांटिटी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहेगा। क्यों, क्योंकि वो धीरे धीरे कौन से पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है, पॉइंट ऑफ सटाइटी की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए भी मोस्ट ऑफ द गुड्स इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ अनदर, जो ज़्यादातर गुड्स होती हैं वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती हैं दूसरी गुड्स का। तो इसी वजह से वो सब्स्टिट्यूट जब दूसरे को परफेक्टली कर देंगी तो एमआरएस क्या हो जाएगा, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट की अब हम बात करते हैं, इंडिफरेंस कर्व के कुछ फीचर्स हैं। क्या है इंडिफरेंस कर्व के फीचर्स, वो हम देखते हैं। यहाँ पर हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देख लिया, इंडिफरेंस कर्व क्या है ये हमने देख लिया। देन जो इंडिफरेंस कर्व है उसके क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी चीजें अब हमें देखनी है। देखिए इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स। इंडिफरेंस कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो फर्स्ट हम बात करें कि इंडिफरेंस कर्व जो है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिफरेंस कर्व का स्लोप हमेशा कैसा होता है, डाउनवर्ड एंड लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड होता है और लेफ्ट टू राइट होता है। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को अगर हम बेस माने तो ये किसके लिए होती है, क्योंकि कंज्यूमर हमेशा एक से ज़्यादा गुड की डिमांड करता है, कि कंज्यूमर की जो डिमांड होती है वो हमेशा एक से ज़्यादा गुड की होती है। और जब कंज्यूमर एक से ज़्यादा गुड की डिमांड करता है तो उसे दूसरी गुड की जो क्वांटिटी है उसे क्या करना पड़ता है, डिक्रीज करना होता है। इसी वजह से उसकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है जो वो क्या होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीजिंग होती है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स होती है। इस वजह से उसका जो स्लोप है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड, यानी कि इस तरीके का लेफ्ट टू राइट, ये होता है इसी कर्व का स्लोप, गुड एक्स गुड वाई, ये हो गया। अब इसमें बात करें, देखिए इसको हम स्लोप को इस तरीके से अगर हम बना दें, ये जो स्लोप है तो इसको ऐसे बना दें आप, तो क्या ये पॉसिबल है,
नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें मान लीजिए हम इतनी गुड का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे इतनी x और इतनी हम y का यूज कर रहे हैं। अब मान लीजिए मुझे x की ज्यादा क्वांटिटी यूज करनी है, x की मैं ज्यादा क्वांटिटी यूज करना चाहती हूँ, ये मैंने x की क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, तो यहाँ पे y की भी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पे जब y की क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई है तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि हमारे पास जो इनकम है वो तो कैसी है? लिमिटेड है। इनकम तो आपके पास कैसी है? लिमिटेड। अब आप उतनी ही इनकम में, उतने ही लिमिटेड रिसोर्सेज में दोनों की क्वांटिटी को इंक्रीज कैसे कर पाओगे? दोनों की क्वांटिटी आप इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर आप इसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हो तो आपको इसकी कम करनी पड़ेगी, अगर इसकी इंक्रीज कर रहे हो तो आपको इसकी कम करनी पड़ेगी। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये कैसा हो, राइट वर्ड शिफ्टिंग हो और इस तरीके से राइट टू लेफ्ट अगर ये जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इसकी जो शेप है वो किस तरीके की होती है? डाउनवर्ड एंड लेफ्ट टू राइट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो डायग्राम है, इसकी जो शेप है इसकी शेप जो है वो इस तरीके की भी नहीं हो सकती। गुड x और गुड y कि कोई भी जो पर्सन है वो x की तो सेम क्वांटिटी यूज करता जाए और y की जो क्वांटिटी है वो कैसी यूज करता जाए, यानी कि इसके x की तो और y की क्वांटिटी कितनी भी इंक्रीज कर ले, कितनी भी डिक्रीज कर ले। ऐसा क्या पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर एक ही गुड की कोई भी एक जो कर्व है वो हॉरिजॉन्टल अगर बनेगा, वो बनेगा तो वो b से ज़्यादा, यानी कि यहाँ जो पॉइंट होगा उससे ज़्यादा ये सेटिस्फैक्शन शो करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक ही गुड की अगर हम क्वांटिटी यूज़ कर नहीं रहे, यानी इसको तो हम इंक्रीज डिक्रीज कर नहीं रहे, एक ही को हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो कोई भी जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाइड किसी भी कंडीशन पर नहीं हो सकता। तो ये हो गई हमारी। अब एक जो क्वांटिटी, एक जो डायग्राम की शेप है वो ये है, यानी कि आप y की तो सेम क्वांटिटी यूज करें और x की जो है आप इंक्रीज या डिक्रीज कर दें, तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। इसीलिए जो हमारा IC कर्व है उसका स्लोप कैसा होता है? हमेशा डाउनवर्ड एंड लेफ्ट टू राइट होता है। तो ये हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि IC कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देख ली, देन वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। इस कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको कंप्लीट ये डायग्राम्स आपको बना के दिखाने होंगे कि किस तरीके से आप इन डायग्राम्स के बारे में बात करें, यानी कि ये जो दूसरे डायग्राम है ये क्यों नहीं बन सकते, यानी ये दूसरी जो शेप है ये क्यों नहीं बन सकती। एन इंडिफरेंस कर्व, एन इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन, कन्वेक्स का मीन्स क्या होता है? यही शेप, ये शेप, ये गुड x, गुड y, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व। इसकी जो शेप है वो कैसी होती है? कन्वेक्स होती है। कन्वेक्स मीन्स ओरिजिन पॉइंट की तरफ आती हुई, यानी इस तरीके से नीचे की साइड आती हुई। ठीक है, अब देखिए कोई भी जो कर्व है, इंडिफरेंस कर्व डिक्रीज होता है जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आता है। क्यों? बिकॉज इसका रीजन है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या होती है? डिक्रीज होती रहती है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसी होती है? डिक्रीज होती है। और जैसे ही कंज्यूमर जो है वो किसी एक गुड की क्वांटिटी को इंक्रीज करता जाता है, उसे दूसरी गुड की क्वांटिटी को डिक्रीजिंग रेट से क्या करना होता है? उसे डिक्रीजिंग रेट से उसे डिक्रीज करना होता है। अगर वो डिक्रीजिंग रेट से नहीं इक्वल से ही करे तो इसका डायग्राम का क्या हो जाए? इस तरीके से हो जाए डायग्राम। लेकिन ये क्यों होता है ऐसे? क्यों? क्योंकि उसे डिक्रीजिंग रेट से क्या करना होता है? उसको
कम करना होता है, क्योंकि वो सटाइटी पॉइंट पर जा रहा होता है इस वजह से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनकी तो इक्वल क्वांटिटी, या फिर हमें कैसे, इसकी इक्वल क्वांटिटी है और इनकी धीरे धीरे कैसी क्वांटिटी है, डिक्रीज होती हुई क्वांटिटी बनाई जाती है। यानी कि एक गुड की क्वांटिटी इक्वल और दूसरी गुड की जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो इसी वजह से जो पॉइंट ऑफ जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी जो शेप होती है, जो कर्व होता है वो कैसा होता है, वो कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा थर्ड जो हमारा पॉइंट है indifference curves। never cuts each other। एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकते, कभी भी एक दूसरे को कट या इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। देखें, एक ये इंडिफरेंस कर्व हो गया और एक ये इंडिफरेंस कर्व हो गया, IC1 IC2। अब यहाँ पर ये पॉइंट A हो गया है, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C। ठीक है, एक चीज़ हम जानते हैं कि हायर जो इंडिफरेंस कर्व है वो हाई सेटिस्फेक्शन देता है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए, ये IC1 जो इंडिफरेंस कर्व है इस पर कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स, A और C। ये A पॉइंट तो दोनों पर ही है और A और C है। IC2 पर कौन से पॉइंट्स हैं, A और B। A और B ये 2 पॉइंट्स किस पर हैं, IC2 पर हैं। सो इंडिफरेंस कर्व जो है, अब हम बात करते हैं, हमें ये पता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व जो है वो हायर सेटिस्फेक्शन ही देता है। अब हम बात करते हैं इसमें कि ये देख लीजिए कि IC1 इस पर इसकी जो गुड्स हैं वो कितनी हो गई, IC1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो A प्लस B, A जो है वो क्या होना चाहिए, अगर इसको मैं जनरली फॉर्म में देखूं तो अगर A को मैं IC1 पर मानती हूँ तो A की जो वैल्यू है वो C से कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, C से बड़ी होनी चाहिए। और अगर इसको मैं किस पर मानती हूँ, A को अगर मैं इस पे मानती हूँ तो इसकी जो वैल्यू है वो C से कम होनी चाहिए। और अगर इनको दोनों A और B को सेम पर माने तो इसको इक्वल मानना चाहिए, और अगर इसको माने तो इसको C के इक्वल मानना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू क्या हो गया, C हो गया, क्योंकि एक इंडिफरेंस कर्व पे चाहे जितने भी कॉम्बिनेशन हो वो कैसा सेटिस्फेक्शन देते हैं, इक्वल। तो ये तो तीनों ही इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। लेकिन डिफरेंट अगर IC कर्व्स हो तो उन पे तो डिफरेंट सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो कि इस पे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो A और B भी इक्वल है और A और C भी इक्वल है। तो दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो इस तरीके से ये जो है पॉइंट, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो कट होने से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ही अगर चेंज हो जाएगा तो फिर IC कर्व के जो पॉइंट है कि वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। एक जो हमारे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि हायर IC कर्व गिव हायर सेटिस्फेक्शन, कि जो IC कर्व जितना ऊंचा होगा वो उतना ही ज्यादा क्या देगा, सेटिस्फेक्शन देगा।
AIC1, AIC2, AIC3। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि ये अगर 100 का सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो ये 200 का देगा, ये 200 का दे रहा है तो ये 300 का देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हर आईसी कर्व में देखिए इसमें इतने रिसोर्स यूज़ हो रहे हैं, इसको इतना और इसको इतना यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसकी मैं बात करूँगी तो इसमें इतना और इसमें इतना यूज़ हो रहा है, इसमें इतना। ऑब्वियसली जब रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होंगे तो हमें सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा ही मिलेगा। तो ये हो जाती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ख़त्म। यहाँ पर हमारे आईसी कर्व की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इतनी ही हैं। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे उसमें हम कुछ टॉपिक्स हैं न्यू, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस और बजट लाइन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, डायग्राम्स बना के देखिएगा, नोट्स अपने बना लीजिएगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।